सभी साथी मित्रों को नमस्ते, वंदन। आप सभी आज कक्षा में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। विधिवत नियम आपको पता ही है कि कक्षा के दौरान आपको किसी भी विषय में अगर प्रश्न है तो निसंकोच पूछ सकते हैं, लेकिन अनम्यूट रखिएगा, हैंड राइज कीजिएगा। समय मिलने पर या उचित व्यवस्था होने पर हम आपका नाम पुकारेंगे और नाम पुकारने के साथ में आपके प्रश्न लेंगे। आइए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले हमारा जो विधिवत तरीका रहा है उसमें हम मंत्र पाठ करते हैं और मंत्र पाठ करके कक्षा शुरू करते हैं। तो आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव शवितर्दुनितानि पराशुव यद्भद्रम तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को नमस्ते। कुछ साथी आज कक्षा में नए जुड़े हुए हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं कि ये कक्षा हर रविवार को होती है और इस कक्षा का लिंक यही रहता है। इसी लिंक के आधार पर आपको जुड़ना होता है। समय यही रहता है, समय रात के 8 बजे रहते हैं और इस 8 बजे वाली कक्षा में हम संपूर्ण ज्ञान के आधार पर या यूं कहें कि प्राचीन भारतीय परंपरा के आधार पर चिकित्सा सिखाते हैं। और चिकित्सा ही नहीं बल्कि राष्ट्र के कई सारे सब विषय जो है इसके अंदर आते हैं। धर्म के विषय से लेकर के सत्य के विषय से लेकर के सत्य की अगर आपको वास्तविक जानकारी चाहिए तो मैं आपको इससे यही कहूँगा, विनती करूँगा कि सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक है ऋषि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, वो आप मंगवा करके घर पर पढ़िए और सत्यार्थ प्रकाश से आगे जानिए। आइए हम कक्षा को विलंब ना करते हुए कक्षा के शुरू करते हैं। तो कक्षा को शुरू करने से पहले हमारा जो उद्देश्य है उसकी हम प्रेरणा जिससे मिली है या जो प्रेरणा हमने लेकर के आई है उस प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी व्यक्ति उस नियम के आधार पर काम करता है तो वह सक्सेस हो सकता है। हमारा पहला नियम है सत्य, यानी कि जो भी चीज कहेंगे वो सत्य के आधार पर कहेंगे, सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे और आपको भी वह सत्य ही स्वीकार करना है। अगर इस किसी भी बात में झूठ है तो वो स्वीकार नहीं करना है। प्रेम यानी कि किसी को भी कार्य करने पर या किसी भी चीज को करने पर हमने सामने वाले के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। सत्य होना चाहिए, सत्य के साथ में हमें प्रेम की भावना से जागृत होकर के काम करना चाहिए। सत्य, प्रेम और दूसरा है सेवा, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर अंतरात्मा के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, तभी जाकर के वो आगे बढ़ेगा। सत्य, प्रेम, सेवा। आगे चलते हैं, आगे चलते शक्ति, भक्ति और युक्ति। जो भी काम हम करते हैं वो पूरा मन लगा करके, पूरी ताकत लगा करके, पूरा जोर लगा करके, शक्ति ऐसी कि उसके अड़चन किसी भी प्रकार के अड़चन नहीं आए वैसी शक्ति लगा करके कार्य करना चाहिए। भक्ति, भक्ति का मतलब सीधा सीधा ईश्वरीय भक्ति होती है और उस ईश्वरीय भक्ति को साथ में लेते हुए यानी कि ईश्वर को, परम ईश्वर को साक्षात मान करके उस कार्य के पूर्ण होने तक हमें डटे रहना है, भक्ति की तरह काम करना है, उसे भक्ति कहते हैं। युक्ति, युक्ति का मतलब अंत तक उस कार्य का निष्कर्ष जब तक नहीं निकल जाए तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में उससे कार्य को अधूरा नहीं रखना है, युक्ति तक पहुंचना है। तन, मन और धन, यानी कि तन शरीर अगर आपका स्वस्थ है तभी जाकर के सारे काम हो सकते हैं, अन्यथा कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो तन के लिए हमें विशेष स्तर पर ध्यान रखना चाहिए और वो तन सुरक्षित होना चाहिए, वो तन विकसित होना चाहिए, वो तन स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए हम ये पूरी कक्षा लेने वाले हैं और ये कक्षा इसी तन को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसी तन को बंदोबस्त कैसे किया जाए, इसी शरीर रूपी जो ढांचा है, जो हमारी गाड़ी है, इसे कैसे दुरुस्त रखा जाए, इसे कैसे संतुलित रखा जाए, इस विषय पर हम आगे चर्चा करें। मन अगर ये दुरुस्त है, ये स्वस्थ है तो मन अपने आप विचलित होने से बचेगा और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत नहीं। मन को अपने अंडर कंट्रोल में करना है, मन को कंट्रोल में करके आगे बढ़ना है। मन जो कहता है उसको सही और गलत का फैसला लेकर के कार्य करना है। इसीलिए मन को वश में करना बहुत ही जरूरी है। मन
और तन मन अगलाता है धन। अगर इस प्रकार के कार्य करने पर, इस प्रकार के कार्य करने पर किसी भी प्रकार का हमें धन प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है और मूल्य उसका प्राप्त होता है, तो उससे लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। यद्यपि कुछ कम भी आ जाए तो उससे संतोष मानना चाहिए और ज्यादा लाभ पाने के लिए और पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये थे हमारे नियम नो, तन मन धन, सत्य प्रेम सेवा और शक्ति भक्ति युक्ति। आइए हम कक्षा को शुरू करते हैं। आज का विषय स्वास्थ्य से रिलेटेड है और ये कक्षा जो है लगातार जो व्यक्ति जुड़ता रहता है हर रविवार को, उसको किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार की दवाई बाहर से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि वो 5 से 10 रविवार जुड़ जाता है तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी, लकवा जैसी बीमारी को भी घर पे ठीक कर सकता है और उसे नहीं आती है। ये हम आपको गारंटेड करके देते हैं। क्यों? कारण क्या है? चिकित्सा के कुछ सिद्धांत है। चिकित्सा के ये सिद्धांत जो आपको पूरी तरह स्वस्थ बनाने में काम रखते हैं, ऐसे सिद्धांत जो आपको निरोगी बनाने में कार्य रखते हैं। क्या है सिद्धांत? ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत इस प्रकार से है कि अगर चिकित्सा के विषय में उसके विषय के आधार पर उसका मौसम, समय ध्यान में रखते हुए, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर चिकित्सा की जाती है तो ये चिकित्सा सफल है। देश यानी कि वो जिस देश में रह रहा है वो देश, काल यानी कि वो जिस समय चिकित्सा हो रही है उस समय का काल, उस समय का मौसम, और देश काल परिस्थिति यानी कि किस परिस्थिति में उसको समस्या हो रही है, किस परिस्थिति में क्या उसे हो रहा है, ये अगर ध्यान रखा जाए तो उसकी चिकित्सा पूर्ण हो सकती है। अगर यही चिकित्सा, यही सिद्धांत आज की प्रणाली भी अगर ध्यान में रखती तो उसे पूरा लाभ मिलता। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए केवल गोलियां देते हैं, केवल डोज देते हैं, उसके कारण कई सारी बीमारियां यथावत रहती है, यथावत। इसीलिए हम आगे जानेंगे इसे कैसे स्वीकार करें और इसका क्या इलाज करें। तो देश काल परिस्थिति और अवस्था को जान करके अगर इलाज किया जाता है तो उसका इलाज पूर्ण रूप से हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। देश काल परिस्थिति की अगर हम बात करें तो भारत के अगर भूमंडल की बात करें या हमारे देश के अगर भूमंडल की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 तरह के मौसम मुख्यतः दिखाई देते हैं और ये तीनों तरह के मौसम के बीच में एक एक मौसम और दिखाई देता है। कुल मिलाकर के हमारे पास 6 मौसम होते हैं और ये मौसम दुनिया के किसी भी राष्ट्र के अंदर नहीं है, दुनिया के किसी भी देश के अंदर नहीं है जो भारत के अंदर है। और प्रॉपर अगर भारत की भी बात करें तो कई स्थानों पर थोड़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो कई स्थानों पर थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो कई स्थानों पर थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो ये अपने आप में एक निर्णायक स्थिति उस क्षेत्र के लोगों के लिए होती है और उस क्षेत्र के लोग अगर निर्णय करके उस चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं जो ये निर्णय प्रदान करने की क्षमता रखती है, जो ये निर्णय लाने के नियम बताती है, जो ये निर्णय लेने की तरीके बताती है, उस चिकित्सा पद्धति को अगर ध्यान में रखते हैं तो वो आसानी से निरोगी रह सकते हैं। इसी प्रकार की चिकित्सा पद्धति जिसका नाम है गो विज्ञान, उसके रिलेटेड, उसके संबंध में हम बात करेंगे आज। और बात रही हमारी होली, 3 जो त्योहार, अपना 3 जो ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश, उन ऋतुओं के बीच में बीमारी अक्सर आया करती है और ये बीमारी सर्दी से गर्मी के बीच में, गर्मी से बारिश के बीच में, बारिश से सर्दी के बीच में आने वाले समय के अंदर सबसे ज़्यादा आती है। चाहे वो बुखार हो, चाहे सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो या किसी भी तरह का कोई भी अन्य पेन हो, सर दर्द तक इन मौसम को रिलेटेड करता है और कुछ लोगों को उम्र तक रिलेटेड करता है। एक ही प्रकार की बीमारी
जैसे बुखार को गिन ले तो किसी को सर्दी में आती है तो हर साल उसे सर्दी में आती है, किसी को बारिश में आती है तो हर साल उसे बारिश में आती है, किसी को गर्मी में आती है तो हर साल उसे गर्मी में आती है। ये क्या कारण है? लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं बारिश के लिए एक ही गोली दे दी बुखार के लिए एक ही गोली दे दी जाती है, सर्दी के लिए एक ही गोली दे दी जाती है, जुकाम के लिए एक ही गोली दे दी जाती है। चाहे वो सर्दी में हो या गर्मी में हो या बारिश में हो, चाहे वो जवान को हो चाहे बुजुर्ग को हो चाहे बच्चे को हो, एक ही प्रकार की टॉन्सिन, एक ही प्रकार की टॉनिक, एक ही प्रकार की गोली दे करके हमें ठीक किया जाता है। ये कितना उचित है कितना अनुचित है, ये आप अपने आप में विचार करते रहिए, विचार करिए। हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये कहते हैं कि सर्दी में होने वाली बीमारियां, गर्मी में होने वाली बीमारियां, या यूं कहें कि बारिश में होने वाली बीमारियां, तीनों अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग उम्र के व्यक्ति को अलग अलग मौसम में आती है, और उसे जिस मौसम में आती है उसी मौसम में उसको दोबारा से आती है। याद करके देखिए, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके आसपास में या आपके खुद के अंदर भी अगर कोई भी प्रकार की बीमारी चढ़ रही है या किसी भी प्रकार की बीमारी आई है तो दूसरे साल उसी समय में, उसके नज़दीक समय में वो बीमारी आई है। 2-3 साल तक उसका इलाज नहीं पाने पर या उचित समाधान नहीं मिलने पर वो लगातार बीमारी बनती रही है, और ये इतनी जटिल बीमारी बन गई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बीमारी बनने का सबसे पहला सिम्टम और पहला कार्य होता है हमारी नाभि की, है जो हमारी नाभि है, या यूं कहें हमारा जो सेंटर पॉइंट है, उसका गड़बड़ हो जाना। मैं हर बार या कई बार वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार दोबारा से वापस रिपीट कर सकता हूं। हमें सुबह उठते ही उठते पहले हमारी ये जो रेखा है, ये रेखा के ऊपर हमें काम करना, इस रेखा को मिलाना है, इस रेखा को मिलाना है, और हाथ सीधे रखने हैं। हाथ सीधे रख के हमें ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ देख करके इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से करेंगे तो इस प्रकार पाएंगे, या इस प्रकार पाएंगे, या इस प्रकार पाएंगे। 3 ही पात हो सकते हैं हमारे, या तो इस प्रकार पाएंगे, या इस प्रकार पाएंगे, या इस प्रकार पाएंगे। ये इस रेखा को मिला करके ना, ये रेखा कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, इस रेखा को मिला देते हैं, ये रेखा को मिला देते हैं। ये रेखा को मिलाना थोड़ा उचित नहीं समझता हूँ मैं, और इस रेखा को मिलाना ही उचित समझते हैं। ये रेखा मिलाने के बाद में इस प्रकार की 3 गतिविधियाँ आती है। अगर इस प्रकार की गतिविधि है, या इस प्रकार की गतिविधि है, या इस प्रकार की गतिविधि है, तो इसे सही करने में क्या, तो हम वर्तमान पैथी पे अगर जाते हैं, ये छोटी बड़ी अगर मिल गई तो छोटी बड़ी में या तो ऑपरेशन करके दूसरी को काट देंगे, या इसको ज्वाइंट करने का प्रावधान है। ज्वाइंट करने का प्रावधान थोड़ा जटिल लगता है, इसको काटने का प्रावधान थोड़ा इजी लगता है, तो वो शायद काट सकते हैं, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है, ऐसा भी संभव नहीं है। इसे आप घर बैठे ठीक कर सकते हो। अगर ये ठीक हो गई तो आपकी चाल ठीक हो जाएगी, आपके घुटने ठीक हो सकते हैं, आपकी एसिडिटी की समस्या ठीक हो सकती है, आपका सर दर्द ठीक हो सकता है, आपका पीसीओडी ठीक हो सकता है, यहाँ तक कि आपको अपचन की कई सारी समस्याएं जो है वो ठीक हो सकती है। आइए इसे कैसे करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये खाली पेट करना है, ये क्रिया, ये जो रेखा है इसको मिलाना है। इसको मिलाने के बाद में जिस हाथ की अंगुली छोटी आती है, उस हाथ की अंगुली को बरोबर करने के लिए हमें सीधे लेट जाना है, सीधे लेटना है। सीधे लेटने के बाद में हम ये देखेंगे कि हमारा जो पैर है, पैर जब देखेंगे तो पैर के अंगूठे यूं मिलेंगे साथ में, ऐसे करके मिल करके आते हैं अंगूठे। तो अंगूठा भी एक ऊपर और एक नीचे हो सकता है। उसकी स्थिति भी 3 आएगी, या तो ऊपर नीचे ये होगा, या ऊपर नीचे ये होगा, या दोनों बरोबर होंगे। अगर दोनों हाथ के अंगुली, लिटिल फिंगर कनिष्ठा, और पैर का अंगूठा अगर दोनों बरोबर है तो कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये अव्यवस्थित है या इसे सही करने की जरूरत पड़ जाए तो इसमें 3 कारण है मैंने बताया, और चौथा कारण और बता देता हूँ। 3 कारण, पहला कारण तो लेवल हो सकता है, दूसरा कारण ये हाथ की अंगुली छोटी हो सकती है, तीसरा कारण ये हाथ की अंगुली छोटी हो सकती है। अब पैर का अंगूठा देखने के बाद में अगर ये हाथ की अंगुली छोटी है तो उल्टे पैर का, इस पैर का अंगूठा छोटा होगा। अगर ये हाथ की अंगुली छोटी है तो इस पैर का अंगूठा छोटा होगा। ये पाए जाने पर हमें उसको कैसे बरोबर करना। और एक गंभीर समस्या है, इस हाथ की अंगुली छोटी है, इसी पैर का अंगूठा छोटा है,
तो वो गंभीर समस्या में गिना जाएगा। इस हाथ की अंगुली छोटी है और इसी पैर का अंगूठा छोटा है, तो ये भी हमें गंभीर समस्याओं में गिना जाता है। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक हो सकता है। इससे कई सारी बीमारी आती है। इसको कैसे ठीक करें? तो सीधे लेट जाना है, लंबी श्वास भरनी है, मुट्ठी बंद करनी है। जिस हाथ की अंगुली छोटी हो उस हाथ को सीने पे रखना है, मुट्ठी बंद करनी है, लंबी श्वास लेनी है और जोर से झटका देना है, तेज झटका देना है। 3 झटके देने हैं, सुबह देने हैं, खाली पेट देना है। इसी प्रकार जिस पैर का अंगूठा छोटा होता है उस पैर के झटके देने हैं, 3 बार देने हैं। लंबी श्वास लेकर के देने हैं, श्वास छोड़ करके देने हैं। पैर का और हाथ का झटका अलग अलग देना है। जिस हाथ की अंगुली छोटी हो उस हाथ का झटका देना है, जिस पैर का अंगूठा छोटा हो उस पैर का देना है। ये मैं यथाप्रयास वीडियो में उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो देख करके कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो YouTube पर उपलब्ध हो जाएगा और ये आसानी से आप 1 बार 2 बार 3 बार देख करके कर सकते हैं। और हो सके तो इसे वापस रिवाइज करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे डालिए, ताकि लोगों को ये लाभ मिल सके और जटिल से जटिल बीमारियां आने से बच सकें। बीमारियों की शुरुआत जो है यहीं से होती है, और ये शुरुआत में हमने अगर ट्रीटमेंट कर दिया तो ये पूरी तरह से निरोगी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये चिकित्सा पद्धति यहाँ से, ये पहला बेसिक सिद्धांत है। 1 नंबर सिद्धांत यहीं से शुरू होता है। दूसरा, हम बात कर रहे थे बीमारी का सर्दी में, गर्मी में और बारिश में। सर्दी, गर्मी, बारिश में अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग मौसम में आती है। इतना ही नहीं, एक ही चीज अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उम्र में भी आती है। लोग कहते हैं कोरोना के बाद आ गई, लोग कहते हैं यूरिया DAP का भोजन कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा कुछ हो सकता है, उससे भोजन से फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। भोजन तो सुधारना ही पड़ेगा। भोजन ही बीमारियों की जड़ है और भोजन ही बीमारी का निवारण है। भोजन के ऊपर हमें विशेष तौर पर काम करना पड़ेगा। भोजन के ऊपर विशेष तौर पर काम करने के साथ साथ हमें ये भी काम करना पड़ेगा कौन सा खाने लायक है, कौन सा खाने लायक नहीं, उसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। कुछ विद्रोही लोग कुछ खाते हैं, कुछ के कुछ खिलाते हैं, और उसके अलावा वो साइंटिफिक रीज़न दे करके भी हमें ये कहते हैं कि भाई इसमें ये प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा है। फिलहाल हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, किसी अन्य वीडियो में या किसी अन्य कक्षा में विचार करेंगे। हम कह रहे थे कि सर्दी में होने वाला व्यक्ति जो सर्दी में बीमार होता है वो वास्तव में गर्मी के अंदर उसे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती, और जो गर्मी के अंदर बीमार होता है उसे सर्दी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। और जो बारिश के अंदर बीमार होता है उसे कुछ लोगों को गर्मी के अंदर समस्या होती है, कुछ लोगों को सर्दी के अंदर समस्या होती है। क्यों? बारिश एक ऐसा मौसम है जो दोनों मौसम को साथ में लेकर के चलता है। जैसे बारिश अगर गिर रही है, बारिश अगर तेज आ गई है, 2-4 दिन तक बढ़ रही है, तो सर्दी अब बढ़ने वाली है, और सर्दी का मौसम जैसा लग जाता है उसमें, तो उसे समस्या हो सकती है। बारिश अगर नहीं आ रही है तो गर्मी से भी अथाह गर्मी होती है, उस गर्मी को ध्यान में रख करके हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये मौसम के आधार पर चिकित्सा है, ये उम्र के आधार पर चिकित्सा है। उम्र में अलग अलग उम्र के आधार पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रोग पैदा होते हैं। जैसे बाल्य अवस्था में अगर रोग पैदा हुआ तो वो बचपन वाले कौन कौन से रोग होते हैं, युवा अवस्था में रोग पैदा हुआ तो युवा वाले रोग कौन कौन से हैं, प्रौढ़ अवस्था में हुआ तो कौन से हैं, और बुजुर्ग अवस्था में हुआ तो कौन से हैं, किशोरावस्था में हुआ तो कौन से हैं। इस प्रकार से हमने इस चिकित्सा के अंदर 5 से 6 डिवीजन बनाए हैं उम्र के। कितने? 5 से 6 डिवीजन अलग अलग उम्र को लेकर, और यही डिवीजन बनाए हैं हमने अलग अलग मौसम को लेकर। 5 से 6 डिवीजन बनाए हैं हमने अलग अलग मौसम को लेकर के, यानी कि सर्दी, गर्मी, बारिश, इसके बीच वाले मौसम, ये 6 मौसम हो गए। 6 डिवीजन बना करके अलग अलग पाथ में दे दिए। इतना ही नहीं, हमने 5 से 6 स्वादों के अंदर बनाए हैं चिकित्सा। क्या है ये?
ये स्वाद में कुछ को कहा जाता है कि मुझे तो तीखा खाने से ये हो जाता है, ये हो जाता है। अरे कोई कहता है मुझे मीठा खाने से ये हो जाता है, ये हो जाता है। अरे कोई कहता है मुझे नमकीन खाने से ये हो जाता है, कोई कहता है मुझे आलू खाने से ये हो जाता है, कोई कहता है मुझे बैंगन खाने से ये हो जाता है। तो क्या खाने से क्या होता है और उसके विपरीत क्या खाने से उसका निवारण होता है, ये सब हम बताते हैं, सब टोटल। जुड़े रहिए। हमारे पास 6 मौसम आ गए, 0 से लगा करके 100 साल तक की उम्र आ गई। 100 साल से ऊपर तो जीने की इच्छा ही नहीं रखते हैं आजकल तो। 60 में ठाठ मानते हैं। बोले 60 हो गए तो बहुत हो गए, 50 हो गए तो भी बहुत हो गए, 50 के बाद तो बीमार ही बीमार, 40-45 के बाद तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अब 40 के बाद तो तुम्हें बीमार थोड़ी बहुत बीमारी आती रहती है। लेकिन यहाँ आयुर्वेद सिद्धांत या गोविज्ञान सिद्धांत या भारतीय चिकित्सा पद्धति ऐसा कभी नहीं कहती। भारतीय चिकित्सा पद्धति कहती है कि तुम 100 से 150 साल जियो, लेकिन बिना रोग के जियो। ये सिखाती है भारतीय चिकित्सा पद्धति। इस चिकित्सा पद्धति को हमेशा के लिए सीखना चाहिए। ये उसी प्रकार सीखी जा सकती है जिस प्रकार माँ रोटी बनाती है, गोल रोटी बनाती है, उसकी बेटी भी गोल रोटी बनाना आता है। उसी प्रकार सीखी जा सकती है। इसमें कोई भी बड़ा साइंस या बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, साइंस लगाना चाहिए, लॉजिक भी लगाना चाहिए, लेकिन जितना पूर्ता है उतना। बहुत ज़्यादा साइंस लगा करके भी मतलब नहीं है और बहुत पाखंड में जा करके भी मतलब नहीं। पाखंड में मैं नहीं मानता और पाखंड में जाना भी नहीं चाहिए। तो 6 स्वाद कौन कौन से हैं? 6 स्वाद आप सभी को पता होगा या फिर लिख लीजिए। खट्टा, तीखा, कड़वा, मीठा, कसेला, नमकीन। वापिस रिपीट करता हूं। खट्टा, तीखा, कड़वा, मीठा, कसेला, नमकीन। खट्टा, तीखा, कड़वा, मीठा, कसेला और नमकीन। 6 स्वाद हो गए। अच्छा मुझे ये बताइए, 6 स्वाद आपके सबके रसोई में है कि नहीं है? है ना? नमकीन का मतलब नमक से ले लीजिए। खट्टा अपने पास इमली है, बहुत सारे आंवला भी है। आंवला वैसे कसेला में आता है लेकिन खट्टे में भी आता है। और तीखे में मिर्ची है हमारे पास। कड़वे में भी बहुत सारी चीजें हैं, मीठे में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये कब किस मौसम में किस व्यक्ति को, किस उम्र वाले व्यक्ति को या किस बीमारी वाले व्यक्ति को कब कब कितनी मात्रा में खानी चाहिए, ये बता दिया जाए तो आप निरोगी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? पक्का हो सकते हैं। बस यही तो जानना है। ये आपकी रसोई में है, किसी दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके स्वयं पाक घर में उपलब्ध है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसके लिए कोई अन्य खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस पर रोग निर्धारित कैसे होता है, इस पर रोग का निवारण कैसे होता है, ये हम बताते हैं। जिस किसी व्यक्ति को खट्टे खाने से एलर्जी है या खट्टे खाने से उसका तकलीफ होता है, उस व्यक्ति को कसेला खाने से आराम मिलता है। जिसको खट्टे खाने से तकलीफ है, समस्या होती है, उस व्यक्ति को कसेला यानी कि आंवला, गोमूत्र ये पीने से, ये खाने से आराम मिलता है। करेला भी कसेले में आता है, आंवला भी कसेले में आता है। जिसके 2 स्वाद हो वो कसेला स्वाद होता है। जैसे खाते समय कुछ और स्वाद और खाने के बाद कुछ और स्वाद, ये कसेले में। जिसे जिसे तीखे में या कड़वे में समस्या होती है, कड़वा खाने या तीखा खाने में समस्या होती है, उसे नमकीन खाने में आराम मिलेगा। नमकीन यानी कि क्षारीय, नमक लवण युक्त भोजन करने में उसे
आसानी होती है, उसे आराम मिलता है। जिसे जिसे मीठा खाने में समस्या होती है, मीठा, उसको खट्टा खाने से आराम मिलेगा, खट्टा खाने से। जिस जिसको कसेला खाने से तकलीफ होती है, कसेला खाने से, उस व्यक्ति को तीखा खाने से आराम मिलता है। तीखा, तीक्ष्ण और कटु, कड़वा, तीखा और कड़वा खाने में आराम मिलता है। जिस जिस व्यक्ति को नमकीन खाने में समस्या होती है, या क्षारीय खाने में समस्या होती है, या साल्टी खाने में समस्या होती है, उसे मीठा खाने में समस्या नहीं होती है, या मीठा खाने में उसको आराम मिलता है। ये प्रमाणित है। और ये आयुर्वेद कहता है। तो ये हुई आपकी रसोई विज्ञान की चिकित्सा। इस प्रकार कौन से मौसम में कब जन्मे हुए व्यक्ति को किस प्रकार की समस्या होने पर क्या भोजन लेना चाहिए, ये हम सब बताते हैं। अरे इतना ही नहीं, बैठने में समस्या है तो क्या करना चाहिए, उठने में समस्या है तो क्या करना चाहिए, लेटने में समस्या है तो क्या करना चाहिए, चलने में समस्या है तो क्या करना चाहिए, सोने में समस्या है तो क्या करना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, किसी बहन को, किसी भाई को जिसको चलने में समस्या है उसको बैठने में नहीं है, जिसको बैठने में समस्या है उसको खड़े रहने में और काम करने में नहीं है। अच्छा जिसको सोने में समस्या है उसको बैठने में नहीं है, जिसको सोने में समस्या है उसको खड़े रहने में, चलने में नहीं है। जिसको समस्या जिस स्थिति में है उसको यथावत उसी स्थिति में समस्या है। ऐसी 2-3 स्थिति और है जिसमें उसको समस्या नहीं है। उसे जान करके हम इस चिकित्सा पाठ में उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की आधुनिकतम जांच पड़ताल की भी जरूरत नहीं है। ये चिकित्सा आसानी से की जा सकती है। और इस चिकित्सा के अंदर हम इसी प्रकार जांच करते हैं कि भैया आपका जन्म कब हुआ, आपका जन्म का समय क्या है, आपको बीमारी कौन सी उम्र में लगी, आपको, आप जब बीमार होते हैं या आप जब असहज होते हैं तब किस स्थिति में असहज होते हैं। जैसे चलने में असहज होते हैं, खड़े रहने में होते हैं, सोने में होते हैं, बैठने में होते हैं। किस स्थिति में आपको असुविधा होती है। जैसे कमर दर्द वाला कोई कहेगा जी मुझे चलता हूं तो कमर दर्द होता है, कोई कहेगा जी मैं बैठता हूं तो कमर दर्द होता है, कोई कहता है जब मैं सोता हूं तो मेरा कमर दर्द होता है, और कोई कहता है मैं खड़े होता हूं तो कमर दर्द होता है। घुटने दर्द के भी यही हाल है, सर दर्द के भी यही हाल है। जब सोते हैं तब होता है, जब बैठते हैं तब नहीं होता, जब काम करते तब होता है, जब बिना बिना काम के बैठते तो नहीं होता। ऐसे कई सारे प्रश्न बनते हैं हमारे आधुनिकता की दौड़ में, ऐसे कई सारे प्रश्न बनते हैं। और इन सभी प्रश्नों का निवारण आसानी से किया जा सकता है। ये सभी प्रश्न आसानी से वो व्यक्ति बता सकता है जो बीमार है। लेकिन इतना समय किसको है। हम तो गए, हुई ठुकाई, चले आए, इंजेक्शन लगाया, चले आए। अरे मित्रों, साथियों, ये इंजेक्शन, ये गोली इलाज नहीं है। देखा नहीं देखा, कब हो रहा कब नहीं हो रहा, केवल बस ठुक दिया। 500 mg, 700 mg, 1000 mg, 1500 mg तक ठोक देते हैं। और इतना ही नहीं, 1500 mg हम, एक समय था कि 500 mg भी पशु को नहीं देते थे। पशु का मतलब 300-400 किलो वाला गाय भैंस को भी नहीं देते थे। उतना आज मनुष्य लेकर के सोने लग गया। कई मनुष्य को तो मैंने देखा है कि उसको बेड रेस्ट दिया जाता है और 1500 mg की गोलियां दे दी जाती है। वो न चाहते हुए भी बेड रेस्ट उसे लेना पड़ता है, क्योंकि गोली लेते ही उसे नींद आने लगती है, और नींद इतनी गहरी आने लगती है उसे पता ही नहीं होता है कि अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और कहता है हाँ अभी आराम है,
आराम ही है बेटा, सोया हुआ तो आराम के आराम ही है। पहले तो चल रहा था, अभी आराम है। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे आधुनिकता की दौड़ ने बना दी और हम वहां पर जाते हैं, भीड़ लगाते हैं। और मैंने कई सारे साथियों को देखा है, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल मरणोपरांत तक गोलियां लेते रहते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं। फिर भी वो कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं फलाने डॉक्टर के पास से गोलियां चल रही है, उसका मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है, उस डॉक्टर का मैंने, इतना विख्यात डॉक्टर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी अच्छी सुविधा है। अरे भाइयों, साथियों, बहनों, सुविधा देखने गए या चिकित्सा लेने गए? हॉस्पिटल देखने गए या हमारी आपकी बीमारी दूर करने के लिए? मैंने देखा है, आज दिन तक किसी का शुगर ठीक नहीं हुआ, आज दिन तक किसी का बीपी ठीक नहीं हुआ, आज कल दिन तक किसी का थायराइड ठीक नहीं हुआ, आज दिन तक किसी का लकवा ठीक नहीं हुआ, आज दिन तक किसी का कैंसर ठीक नहीं हुआ। अरे सर्दी खांसी तक ठीक नहीं होता 6 से 7 दिन तक। वैसे भी सर्दी खांसी 6-7 दिन की दवा है, आराम से ठीक हो सकती, आराम से ठीक हो सकती। लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। पढ़ी लिखी पीढ़ी है, तो पढ़ी लिखी पीढ़ी इतना जल्दी से कैसे मान जाएगी? लेकिन साथियों, मित्रों, साइंस कहती है H2O इक्वल टू वाटर। हम कहते हैं H2O वाटर के अंदर पाए जाने वाले कुछ मिनरल हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। क्या प्रूव है भाई? साइंस तो यही कहता है। और पानी बनता है, हाँ भाई पानी बनता है। लेकिन आप जानते हैं ना, आपके कुएं का पानी अलग है, हमारे कुएं का पानी अलग है। आप जानते हैं आपके शहर का पानी अलग है, मेरे शहर का पानी अलग है। अरे इतना ही नहीं, 20 कदम, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर चलोगे ना तो पानी अलग आएगा, अलग स्वाद आएगा। जब जब अलग स्वाद आता है तब तक ये मान लीजिएगा और ये जान लीजिएगा कि इसके अंदर कुछ न कुछ मिनरल प्लस माइनस हुआ है। बाकी तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एक टू एक समान स्वाद है, कहीं पर भी मिलाएंगे तो एक स्वाद है। साथियों, मित्रों, हमें रसोई के अंदर, हमें स्वयं पाक के अंदर ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसके अंदर जरूरत है ध्यान देने की। कैसा खा रहे हैं, कैसा पका हुआ खा रहे हैं, क्या हम पूरा पूरा वैज्ञानिक जो आज के वर्तमान के जो झूठे वादे बताए जा रहे हैं टीवी में वही कर रहे हैं? उसके ऊपर ध्यान देने लायक बात है। ध्यान दीजिए, बुद्धि से ध्यान दीजिए। हमारे जैसे और कई सारे साथी सच बता करके भी आप उपयोग नहीं करते तो उसका आपको निवारण नहीं मिलता, सटीक उपाय नहीं करते तो नहीं मिलता। कुछ लोग एसिडिटी गैस से परेशान हैं, तो एसिडिटी गैस वालों के लिए ताजा स्वयंमूत्र और गौमूत्र इस्तेमाल कीजिए। गौमूत्र सबसे बड़ी औषधि है एसिडिटी की गैस की, लेकिन ताजा होना चाहिए। अगर वो 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, तो उसे गर्म करके लीजिए। कोई कहता जी अर्क लेता हूं तो अर्क आपको गर्मी करेगा। अर्क के साथ में जितना अर्क लेते हैं उतना देसी गाय का घी होना चाहिए। कोई कहता है जी हम तो ये लेते हैं, त्रिफला लेते हैं, त्रिफला। त्रिफला भी आपको 12 महीनों लेने की जरूरत नहीं है। अगर 12 महीने लेते हो तो वो भी औषधि में नहीं गिना जाएगा, वो भी खुराक में गिना जाएगा, वो रोटी सब्जी में गिना जाएगा जो आप प्रतिदिन खाते हैं। औषधि को औषधीय गुण के साथ में उतने ही दिन लेना चाहिए जितने दिन आपको बीमारी से निजात मिले। और अगर बीमारी से 24 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में अगर आपको निवारण नहीं दिखता है, 64 घंटे में भी आपको निवारण नहीं दिखता है, 72 घंटे में भी आपको निवारण नहीं दिखता है, तो फिर आप उस दवा को, उस औषधि को, उस पैथी को बाय बाय करिए, गुड बाय करिए, दूसरा कुछ इस्तेमाल कीजिए। अन्यथा आप उसके चक्कर में गोलियों पे गोलियां खाते रहेंगे और चलता रहेगा।
क्योंकि आजकल वर्तमान में मौसम बदलता है तो बुखार सामान्य सा हो गया है, सर्दी जुकाम सामान्य सा हो गया है, सर दर्द तो सामान्य सा हो गया है, साइटिका सर्वाइकल डिस तो हर घर में हो गया है। कारण क्या है? हमने भोजन को बिगाड़ दिया है। साथियों, मित्रों, केवल हमारे साथ 15 दिन जुड़िए। 15 दिन, एक एक घंटा दीजिए, एक एक घंटा, 15 दिन। कब जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। आपको ये वीडियो यूट्यूब पर देखना होगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। उस लिंक से आपको फॉर्म भरना है। उस फॉर्म के बाद में हमारे यहाँ से कॉल आएगा, और कॉल आने के बाद में आपकी कक्षा कब, किस समय, कितने दिन तक चलेगी, कितनी तारीख से चलेगी, ये सब बताया जाएगा। और ये बताने के बाद में आपको उस कक्षा से प्रतिदिन जुड़ना है। 10 से 15 दिन कक्षा चलती है, और ये 15 दिन में हम आपके घर के सारे रोग जड़ से निकाल सकते हैं। हम नहीं निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन सीखना भी आपको ही पड़ेगा। सीखे कोई और चिकित्सा कोई और करे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि रोगी को ही पता है रोग के बारे में, कब वो असहज होता है, कब सहजता होती है। इसीलिए साथियों, मित्रों, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और स्वयं अपने आप के ऊपर तो काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, आपके साथ में जो भी प्रकार की बीमारियां आती हैं, उसका जिम्मेदार आप खुद हैं, ना तो मौसम है। क्योंकि मौसम को हम नहीं बदल सकते हैं। मौसम अपनी गति से, अपने स्वभाव से काम करता है। जो पंच तत्व वाला शरीर है, जो पंच महाभूत का शरीर है, वो पंच महाभूतों की जड़ तत्व होने के कारण उनकी अपनी बुद्धि है। जैसे वायु की अपनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि बदल नहीं सकता। अग्नि की अपनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि नहीं बदल सकता। जल की अपनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि नहीं बदल सकता। आकाश की अपनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि नहीं बदल सकता। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। वायु है, आकाश है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, ये सभी अपनी बुद्धियां तो नहीं बदल सकते हैं। लेकिन साथियों, मित्रों, इनके साथ में अपना तालमेल करना, इनकी बुद्धि के साथ में सामंजस्य बिठाना, या इनकी बुद्धि के अनुसार काम करके उसके लक्षण और विलक्षण को, या यूं कहें कि भाई उसके दुर्व्यवहार को और व्यवहार को जानते हुए हमें काम करना, हमें निरोगी होने का प्रमाण कर देता है। और ये प्रमाण ही हमें निरोगी कर सकता है, अन्य कोई प्रमाण हमें निरोगी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। रोगी ही रोग का असली निवारक है। वही अच्छी तरह से जानता है बीमारी उससे कब लगती है, कब नहीं लगती है, कब आती है, कब जाती है, और कब वो सहज रहता है, कब वो बीमार रहता है। यानी कि 24 घंटे के अंदर वो कब बीमार रहता है, कब ठीक रहता है, ये वही व्यक्ति जानता है जिसे बीमारी है। इसीलिए मित्रों, साथियों, हर परिवार में कम से कम एक सदस्य सीखना चाहिए, और दृढ़ता से इसे सीखना अनिवार्यता समझना चाहिए। अगर ये चिकित्सा, गो विज्ञान चिकित्सा को वो अनिवार्यता सीखता है, समझता है, तो बहुत उच्च स्तर तक जा सकता है, अपने परिवार को निरोगी रख सकता है। और ध्यान रखिए, निरोगी रखना अपने आप में एक कला है। विद्या पाने के लिए भी शरीर को निरोगी रहना चाहिए, पड़ेगा। काम करने की कुशलता पाने के लिए भी शरीर को निरोगी रहना पड़ेगा। आपको देश के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए कुछ भी करना है, तो सबसे पहले निरोगी रहना पड़ेगा, और बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। बुद्धि के साथ निरोगी रहना बहुत ही जरूरी है। आइए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो ऋग्वेद की हैं, होम्योपैथी गोलियां हैं, या होम्योपैथी मेडिसिन है, जो आपके घर में काम आएगी। ऋग्वेद की R1 जो है, वो होती है शोध प्रदाह संबंधित जो दवाई होती है। ये दवाई मौसमी बीमारियों में बहुत ज़्यादा काम आती है, और मौसमी बीमारियों में काम आने के साथ साथ में इस दवाई के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं। जैसे एपिसमेल D4 करके मटेरियल होता है, बेरियम क्लोरेट D6 करके होता है, बेलाडोना D4 करके होता है,
कैल्शियम आयोडेट D4 करके होता है, हेपरसल्फ करके D12 होता है, कालियम बाइक्रोम D4 होता है, मेरम वेरम D6 होता है, मरकर होती है, सबकोर होता है D5, फाटोलोका होती है D4, लोकेसिस होती है D12। ये आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी को निकालने में सक्षम होता है। सर्दी खांसी जुकाम जो है ये R1 जो है निकालने में काम करता है। इतना ही नहीं, ये गिल्टी आने पर भी ली जा सकती है। आंखों के अंदर जो झिल्ली होती है आंखों के अंदर, उसके लिए भी ये दवा बहुत ही काम की है। और स्लेस्मिक नामक जो झिल्ली होती है वो आंख के अंदर होती है और उसके अंदर काम करती है ये दवा। इतना ही नहीं, मस्तिष्क के अंदर आवरण झिल्ली होती है उसके साथ भी काम करती है। बुखार के साथ मस्तिष्क का चढ़ जाना, इसमें भी ये काम करती है। और कंठ नली के अंदर ज्वलनशील जो होती है कंस्टिका में, उसके लिए भी ये काम करती है। और टॉन्सिल या रक्त या ज्वर बुखार के लिए ये बहुत ही उपयोगी दवा है। R1 ऋग्वेद की R1 है और इससे आप ले सकते हैं। साथ ही ये ग्रंथियों की जलन, कर्णफेड़, अंडकोश में भी काम करती है, गर्भाशय की झिल्ली के ऊपर भी काम करती है, कई सारी बीमारियों को ये निकालती है। टॉन्सिल में काम करती है, फुंसियों में काम करती है, जलन में काम करती है, अंगुली की नोक पर फोड़ा बन जाना उसके ऊपर काम करती है। ये बहुत सारी काम करती है। इसके अंदर क्या होता है, बेरियम क्लोरेट नामक का एक पदार्थ होता है। बेरियम क्लोरेट क्या करता है, ये पुराने रोगों के साथ बच्चों के विभिन्न कंठमालक रोगों के ऊपर जो गिल्टियां या सूजन या पीप बन जाता है उसे निकालने का काम करता है। इसके अंदर पाया जाता है बेलाडोना। बेलाडोना जो है त्वचा को श्लेष्मिक झिल्लियां या ग्रंथि युक्त जलन युक्त अतिरिक्तता से बचाता है, तेज बुखार से बचाता है। श्लेष्मिक नामक झिल्ली, तीखापन, बड़बड़ाना या बुखार के साथ में पसीना आना, ये सब चीजों को बेलाडोना नामक की औषधि बंद कर सकती है। बेलाडोना 200 भी आप ले सकते हैं। इसके लिए बेलाडोना 200 आती है जो होम्योपैथी की दवा है। 3-3 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। आवश्यकता होने पर 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगर बुखार ज्वर तत्काल नहीं जाता है तो वो आधे आधे घंटे में 3 से 5 बार ले सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकता है, बेहिचक ले सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। बेलाडोना 200 या यूं कहे ये एंटीबायोटिक है। काफी सारी रोगों का निवारण ये बेलाडोना है। कैल्शियम आयोडेटम नाम की एक दवा है जो बच्चों को आक्रांत करने वाली या टॉन्सिलों से पुराना जो प्रदाह होता है, गर्दन दर्द होता है, पीछे लस्सी का दर्द होता है, इन कंठमाला संबंधित जो भी दर्द होता है, इसको कैल्शियम आयोडेटम नाम की जो औषधि होती है वो खत्म करती है। और ये ऋग्वेद के R1 में पाई जाती है, या इससे आप अतिरिक्त भी ले सकते हैं। हिपरसल्फ नामक की जो है पीप बनने वाली जो प्रकृति होती है, जिसको पीप बनता है, उसे पीप छुड़ाने के लिए, पीप से मुक्ति पाने के लिए हिपरसल्फ नामक का एक पदार्थ आता है, या इसकी आप होम्योपैथी दवा ले सकते हैं, या ऋग्वेद की 1 में ये पाई जाती है, इसे आप इस्तेमाल करके ले सकते हैं। काली बाइक्रोम नाम की एक केमिकल होता है जो होम्योपैथी में R1 में पाया जाता है या होम्योपैथी में अलग से भी पाया जाता है। ये नाक के अंदर जो काम करने वाली ग्रसनी, ग्रवर ग्रसनी या श्लेष्मिक झिल्ली या सुनेस रिशाव या चिपचिपा रेशेदार श्लेष्मा जो होती है, श्लेष्मा झिल्ली या अंदर जो फोड़ा फंसी हो जाता है, उसके अंदर काम करता है। उसके अंदर भी ये निवारण देती है। और मेरम वेरम करके जो गिल्टियां बढ़ाता है, ये जो नाक के पिछले भाग में, या यूं कहें पुराना जो नजला बीमारी होती है, उस बीमारी को निकालने के लिए भी ये मेरम वेरम काम करती है। और ये ऋग्वेद के अंदर भी पाई जाती है। मेरम वेरम आपको होम्योपैथी पे अलग से भी मिल जाती है। मरकर सबकोर यानी कि ये श्लेष्मिक झिल्ली यानी उग प्रदाह, ग्रंथियां सूज जाना या चिपचिपा पसीना होना, शरीर के अंदर चिपचिपा पसीना होना, इसको ये ठीक करने में मदद करती है। फाइटोलेका
ग्रसनी टॉन्सिलों में सूजन आना या गहरी लालिमा या कानों तक फैलता दर्द, ये दर्द को कम करने के लिए फाइटोलेका करके केमिकल आता है जो ऋग्वेद के वन में पाया जाता है और इसे आप लेने पर ठीक हो सकते हैं। यह दिन में 3 बार लेना चाहिए। अगर 3 बार डॉक्टर सलाह देता है तो उसे सुबह खाली पेट लेना चाहिए, दिन में भोजन के कुछ समय बाद लेना चाहिए और रात में सोने के समय पर लेना चाहिए। ये 3 समय होता है उचित। और अगर समस्या ज़्यादा है तो इसे अधिक मात्रा में भी लिया जा सकता है, अधिक समय में भी लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेंगे तो ठीक रहेगा। डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेंगे तो उचित रहेगा। इसी प्रकार हमारे पास जो ऋग्वेद की जो R40 है, R40, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। डायबिटीज़ यानी कि शुगर के बहुत सारे पेशेंट हमारे घर परिवार में बढ़ गए हैं। तो R40 नामक की जो टेबलेट भी आती है, R40 नामक का लिक्विड भी आता है जो मेड इन जर्मनी है, वो भी आप काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा वेट लॉस की बहुत सारे लोग जो हैं वेट लॉस करना चाहते हैं। वेट लॉस के लिए R59 करके एक दवा आती है, R59, वो अगर लेंगे तो वेट लॉस हो सकता है। लेकिन वेट लॉस के लिए आपको भोजन के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है और भोजन के अंदर नियंत्रण करना ही बीमारी का निदान है। ये औषधियाँ, ये सारी दवाइयाँ, ये तभी काम कर सकती है जब आप भोजन के ऊपर काम कर सकते हैं, जब आप रहन सहन के ऊपर काम कर सकते हैं, जब आप दिनचर्या के ऊपर काम कर सकते हैं। अन्यथा ये भोजन ही आपको वापस दोबारा से बीमार बनाता है और वापस पुनः उसी औषधि से आप ठीक नहीं होते। उससे बड़ी औषधि या उससे उसके साथ में कुछ सहायक औषधि देनी पड़ती, तब जाकर के आप ठीक हो सकते हैं। इसीलिए साथियों, मित्रों, ये आज की जानकारी थी और इसी के साथ हम आगे आने वाले हर रविवार को मिलते रहते हैं और हर रविवार की कक्षा इसी प्रकार चलती है। आइए आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले रविवार को और मिलते हैं हमारी ऑनलाइन चलने वाली निरंतर कक्षाओं में। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो निरंतर कक्षाओं में मिलेंगे, अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो यथावत आप रविवार से रविवार जुड़ते रहिए। और ये जो रविवार वाला संदेश है डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है, आप आगे भेज सकते हैं, इस वीडियो को आगे प्रसारित कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइबर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हमें इससे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, हमें सेवा करनी है और सेवा के लिए हम तत्पर हैं। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं और इस कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। नेटवर्क में होने पर मैं आपके प्रश्न उत्तर ले सकता हूँ, इसीलिए मित्रों आज की कक्षा के लिए अगर उचित रहा तो मैं प्रश्न उत्तर लूँगा, नेटवर्क में रहा, अन्यथा आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुनितानि पराशुव यद्भद्रम तन्नाशु। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। आइए मिलते हैं।